नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार G7 सम्मेलन में शरीक होने का न्योता मिल गया है और अब इसी के साथ उम्मीदें लगाई जाने लगी हैं कि क्या भारत और कनाडा के जो संबंध है, जो काफ़ी कड़वे हो गए थे और तनाव लगातार 2023 से चल रहा था, अब ये क्या कम हो जाएगा, संबंध क्या सुधरने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, G7 का वैश्विक मंच, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो भारत सरकार की कोशिशें हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ सवाल और भी हैं और कुछ फैक्ट भी। आइए पहले अपने दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भारत और कनाडा के संबंधों को अब उम्मीद की नज़रों से देखे जाने की ज़रूरत है या कहीं ना कहीं इसका आधार मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहली बार होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली विदेश यात्रा पर होंगे और ये ऐसी विदेश यात्रा है जहां पर G7 जैसी जो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं उसके नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बार G7 सम्मेलन जो हो रहा है, काफ़ी देर से इनविटेशन मिला, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई थी। कयासों का बाजार गर्म था। एक लिहाज से ये दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक मंच है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर उपस्थित होना, क्या वो इस अवसर का लाभ उठाते हुए दिखेंगे? क्या वो आतंकवाद का मुद्दा इस वैश्विक मंच से उठाने की कोशिश करेंगे? क्या वो पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे? क्या वो चीन को घेरने की कोशिश करेंगे? क्योंकि भारत में जनसभाओं के दौरान वो लगातार पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर वो टारगेट करते रहते हैं। भारत की क्या इन कोशिशों को पीएम अब इस वैश्विक मंच से आगे बढ़ाएंगे? क्या जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनके भारत के साथ संबंध सुधारने का ये संकेत मिला है? जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र है, तो क्या वो ट्रेड के लिहाज से भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, वो भी तब जब अमेरिका के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है, टैरिफ को लेकर जो तनाव है और क्योंकि ट्रंप लगातार कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात करते रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या भारत जो है कहीं ना कहीं एक अहम देश बनता हुआ दिख रहा है? और सबसे बड़ी बात कि क्या भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध सामान्य हो पाएंगे? क्योंकि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही इस पर जो है आपत्ति जता दी है कि कनाडा ने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 के सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आत्मजीत सिंह। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक के मंच पर। थैंक यू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिल रहा था, तो कोई भी जो सच्चा देशभक्त है, जिसे भारत से वाकई में प्यार है, प्रेम है और उसके राष्ट्रवाद पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो वो चाहता था कि ये क्योंकि निमंत्रण बहुत देरी से मिला है और ये अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा संकेत नहीं है भारत की विदेश नीति के लिए या फिर पूरी दुनिया में भारत की छवि के लिए भी। लेकिन आखिरकार न्योता मिल गया और प्रधानमंत्री ने उसी फ़ोन कॉल पर मिलते ही स्वीकार भी कर लिया। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक फ़ोन कॉल और प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जून 15 से 17 जो G7 मीटिंग थी, इसका आगाज़ जनवरी के महीने में ही हो गया था कि मीटिंग जो है वो अल्बर्टा में होगी, कनाडा में होगी और उसके इनविटेशंस जो हैं मार्च में जाने शुरू हो गए थे जी। और अगर आप देखें कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं G7 कंट्री, क्योंकि वो G7 उसका नाम है, तो जाहिर तौर पर उसके जो मेंबर्स हैं वो साथी हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को बुलाया जाता है मीटिंग में साइड टॉक करने के लिए, ताकि कुछ व्यापार हो सके, कुछ फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो सकें। भारत ऑलरेडी यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एडवांस तौर पे बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन की भी कुछ कंट्रीज से उसकी बात चल रही। तो जाहिर तौर पर भारत एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि वहाँ यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा वहाँ पर होंगे, तो एक जो है उनसे बातचीत भी हो जाएगी और नॉन मेंबर्स को जो आउटरीच कैंपेन के लिए बुलाया जाता है या आउटरीच प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है, उसके तहत भारत के प्रधानमंत्री इन देशों से बात करके अपना पक्ष भी ऑपरेशन सिंदूर का रख देंगे, क्योंकि तमाम बड़े G7 नेशंस वहां पर अवेलेबल होंगे। अब जो ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है वो इसलिए शुरू होती है कि जो
माइक कर्नी है, जो पहले IMF में भी काम कर चुके हैं। वो जिस तरीके से हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जो प्रधानमंत्री रहे और पहले RBI में थे, उससे पहले IMF में थे, वर्ल्ड बैंक में थे, तो उसी तरीके से माइक कर्नी का भी जो है एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट उनका एक एक्सपीरियंस रहा है। वो एक बेसिकली इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं और एक बैंकर भी रहे हैं। इस तौर पर माइक कर्नी का जो होस्ट करना था इस G7 को, वो एक इम्पोर्टेंट भी माना जा सकता है। यूक्रेन और साउथ अफ्रीका को तो इनविटेशन, और ऑस्ट्रेलिया को इनविटेशन मार्च के महीने में चला गया था। मेरे ख्याल यूक्रेन को मार्च में इनवाइट किया गया था, जिसकी पुष्टि उन्होंने मई के फर्स्ट वीक में कर दी थी। साउथ अफ्रीका का भी इनवाइट जो है वो अप्रैल में गया था, जिसकी पुष्टि मई के फर्स्ट वीक में हो गई थी। और इसी तरीके से जो आपके साउथ अफ्रीका है, उनका इनवाइट भी करीब 2 या 3 महीने पहले चला गया था। तो कंट्रोवर्सी इसलिए शुरू हुई कि मई के आखिर तक भी प्रधानमंत्री मोदी को या भारत देश को इनवाइट नहीं गया जी। तो इस वजह से ये बात खड़ी हो गई कि जब ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज को 4 मई को कंफर्मेशन आ जाती है और वो इनवाइटेड होते हैं, तो भारत के लिए ये इनविटेशन का देरी किस बात की हुई जी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में कुछ नामों का उछाल जो है वो कनाडा की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। उस समय जस्टिन ट्रूडो जो थे वो प्रधानमंत्री थे जी जी। और उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा था कि देश का गृह मंत्रालय जो है वो डायरेक्टली हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में इन्वॉल्व है। और हरदीप सिंह निज्जर को एक खालिस्तानी समर्थक के रूप में देखा जा रहा था जी जी। अजीत डोवाल जो NSA हैं, उनका भी नाम उसमें आता है। लॉरेंस बिश्नोई तक का नाम उसमें आता है। हालांकि उसमें कितना सत्य है इस पर अभी जो है वो चीजें क्लियर नहीं हुई कि क्या वाकई ये सब लोग इन्वॉल्व थे। और उसके बाद आधिकारिक तौर पे जब सत्ता बदलती है, माइक कर्नी जब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इस बात को वहां पे खत्म कर दिया जाता है कि हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है। हमारे पास इंटेल थी और उस टाइम पे आपको याद होगा 5 आइज कंट्री का नाम आता है कि 5 आइज कंट्री की इंटेल पर ये माना जा सकता है कि भारत की सरकार या भारत का जो विदेश मंत्रालय है या एम्बेसी जो है कनाडा में, उनके कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो इंटेल इकट्ठा करने में हरदीप सिंह निज्जर के इन्वॉल्व थे जी। और उससे भारत और कनाडा के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि कनाडा का दूतावास जो भारत में है और भारत का जो दूतावास कनाडा में है, उसमें जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको 50% कर दिया गया। आज की डेट में भी माइक कर्नी के आने के बाद भी वो स्ट्रेंथ 50% पे ही काम कर रही है। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं वो जो डिप्लोमेटिक उनके रिलेशंस थे उस पर फर्क पड़ा। बच्चे जो कनाडा पढ़ने जाते हैं उनकी एडमिशन्स पे फर्क पड़ा क्योंकि उनको वीजास नहीं मिल रहे थे। कई भारतीय जो ऑलरेडी वीजा एप्लीकेशंस में, वर्क वीजा में पेंडिंग थे, वो आज भी पेंडिंग है। तो ये पेंडिंग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कनाडा के दूतावास में लोग कम काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कनाडा और भारत के रिलेशंस में खटास आई और उस खटास के चलते उनकी इंटरनल जो अपनी प्रक्रिया है कि किसको बुलाया जाना चाहिए, किसको नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्या भारत के एज अ नॉन मेंबर बुलाया जाना चाहिए, क्या उसमें आउटरीच सेशन में कुछ G7 कंट्रीज के जो टॉक्स हैं ब्रिटेन के साथ, US के साथ, क्या वो भारत की साइड बाय साइड हो सकती हैं। तो शायद हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर केस था वो हेविली वे कर रहा था कनाडा गवर्नमेंट की माइंड में, पर उन्होंने उसको दरकिनार करके भारत को इसलिए भी इनवाइट किया कि भारत जो है आज की डेट में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है जी जी। और कहा जा रहा है कि $4.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद वो जापान से आगे निकल जाएगा जी। तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें 140-42 करोड़ की आबादी हो, जो पूरे अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट की आबादी से मिलती है और चाइना की आबादी के अनुपात में है जी। तो क्या भारत को नजरअंदाज किया जा सकता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहां तक G7 कंट्रीज का सवाल है, G7 कंट्रीज का टेबल पे ऑफर क्या है। अगर हम उनकी जाहिर तौर पे GDP की बात करें जी। तो उनकी GDP वर्ल्ड GDP का करीब 33% है जी। पर हमें ये बात भी ज्ञात होनी चाहिए कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है या उनका डेट टू GDP रेशियो करीब 125% है, यानी कि वो खुद कर्जे में है। बिल्कुल। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते और चीजों के चलते भारत G7 कंट्रीज का इस समय जो फोकस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, प्लांट मशीनरी या ग्लोबल टाइप्स करने को लेके, तो वो सोच रहे हैं जो 40% आबादी वाला GDP ग्रुप है, जिसको आप ब्रिक्स कह सकते हैं, जिसको आप ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना कह सकते हैं, या जिसको ग्लोबल साउथ कह सकते हैं जी। तो ग्लोबल साउथ आज की डेट में पॉपुलेशन में,
बिजनेस में, ट्रेड में और प्रोग्रेस में, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें अब G7 कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि हम अपनी डेट को कम करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 के बाद से कोई भी देश अभी तक संभल नहीं पाया है। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि भारत की जो आर्थिक ताकत है उसको कनाडा चाहकर भी जो है इग्नोर नहीं कर सकता, और यही वजह हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता जो है काफ़ी देर से, विलंब से आया, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो क्या दोनों तरफ से ये कोशिश हुई है कि कार्नी ने उन स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया, और क्योंकि मीडिया के संबंधित सवाल को भी वो टालते हुए दिखे, फिर प्रधानमंत्री ने भी तुरंत स्वीकारोक्ति कर दी कि चलिए 15 से 17 जून को कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाती तो सबसे बड़ा सवाल भारत की छवि पर उठ रहा था। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और कनाडा दोनों के संबंध क्या अब वाकई सुधार की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब 15 जून को कनाडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनके वक्तव्य, उनके संदेश पर भी दुनिया भर की नज़रें टिकी होंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो तनाव चल रहा है और पर्दे के पीछे चीन का जो खेल, भारत विरोधी खेल चल रहा है, उसको लेकर भी भारत के सामने जो जटिलताएँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, इस वक्त काफ़ी बड़े आकार में उपस्थित हैं। हमारे साथ आत्मजीत राव लगातार जुड़े हुए। आत्मजीत सर, एक बात इस परिस्थिति से ये कही जा सकती है कि कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है भारत की? नहीं, मैं इस तरीके से इसको नहीं देखता हूँ जी। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि G7 कंट्रीज में US, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा है जी। अब उनका मेन स्टे क्या है? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि भारत की रिक्वायरमेंट क्या है, भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोडक्शन करने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप चाहिए, क्योंकि R&D रिसर्च जो है या तो अमेरिका करता है या चाइना करता है। मैक्सिमम पेटेंट्स जो हैं या अमेरिका के पास हैं या चाइना के पास हैं, जो अब इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जिसमें साउथ कोरिया भी आ जाता है, जिसमें मलेशिया भी आ जाता है। तो इस तरीके की इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। हम लोग अभी R&D में और पेटेंट्स में बहुत पीछे हैं, और एक तरीके से हम मिडिल इनकम ट्रैप में हैं। मिडिल इनकम ट्रैप उसको कहा जाता है कि जैसे आप ब्राजील को देखिए या साउथ अफ्रीका को देखिए, ये कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जो 1960 के दशक में तकरीबन भारत के बराबर थे पर कैपिटा इनकम में। मेरा ख्याल 150 से लेके $160 पर कैपिटा जो थी इनकी इनकम थी, भारत की भी इतनी थी। आज अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें या ब्राजील को देखें तो इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो सब्सटैंशियली इंक्रीज कर गई, और भारत की पर कैपिटा इनकम जो है आज की डेट में वही $2200 से $2500 एवरेज पर कैपिटा इनकम है जी। और अगर इनको हम अपने एशियन कंट्री से कंपेयर करें तो साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम आज की डेट में $32,000 पर पर्सन पर कैपिटा हो गई, और अगर इसको हम कंपेयर करें मान लीजिए मलेशिया के साथ जो कि हमारा इमीडिएट नेबर है, तो वो भी $150 पर कैपिटा पे था, एग्री बेस्ड इकोनॉमी थी। आज उन्होंने भी जंप मार के $15-16 पे पहुंच गई जी। तो भारत क्यों पिछड़ के $2500 पे बैठा है? पहला तो इसका ज्ञान होना चाहिए जी। $2500 पे इसलिए बैठा है कि हम लोग बहुत ही लेबर इंटेंसिव और लो वैल्यू एडेड काम कर रहे हैं, इसीलिए हम चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्ट पे। 120-130 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट आता है और एक्सपोर्ट जबकि ना के बराबर है, तो करीब $100 बिलियन का तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है। ठीक है। और $100 बिलियन का हम लोगों का फ्रेट का एक्सपेंसेस है, जो शिप से हमारा सामान जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फूड आइटम्स का, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का, एडिबल ऑयल्स का। तो अगर इन सबको कंबाइन करें तो $100-125 बिलियन तो हमारा खर्चा खाली शिपिंग लाइन में है, और शिपिंग में हम लोग बहुत पीछे हैं। जापान और कनाडा जो चाइना है वो शिपिंग में सबसे बिजनेस में, शिप बिल्डिंग में सबसे आगे हैं। तो भारत अपने आप को लेवरेज कैसे करे? तो भारत ने सोचा कि देखिए हम ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अगर कदम उठाएं तो यहाँ पर सूर्य की किरणों को कब्जा करके हम बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं जी। तो उसमें कुछ नए कॉर्पोरेट साइज में अदानी और कंपनियां भी शामिल हैं। तो सोलर एनर्जी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सोलर पैनल्स की है,
या सोलर चिपसेट्स की है, या जो आपके कनेक्टिविटी डिवाइसेस होते हैं, बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, ईवी बैटरीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। फिर ईवी कार्स का चलन चल गया तो BYD भारत में आती है, तो हमने अपने टाटा हो या महिंद्रा हो या बजाज हो, बजाज ने स्कूटर्स बनाने शुरू किए, महिंद्रा ने कार बनाने शुरू की। पर वो सारे एसेंशियल जो कमोडिटीज आइटम्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन पे हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं कि अगर चाइना अगर हमको क्रिटिकल एलिमेंट्स या मिनरल्स नहीं देता है प्रोसेस करके, क्योंकि 93% प्रोसेसिंग जो है रेयर अर्थ मिनरल्स की चाइना के पास, अगर वो हमें रेयर अर्थ मिनरल्स टाइम पे नहीं पहुंचाएगा तो हम वो ना गाड़ियां बना सकते हैं ना वो ईवी बैटरीज बना सकते जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऑल्टरनेट मार्केट खोलने की जरूरत पड़ गई कि G7 कंट्रीज या G20 कंट्रीज का, जिनको हमने होस्ट किया था भारत में, करीब 42-43 करोड़ रुपए खर्च करके हमने G20 को होस्ट किया, वो इसीलिए कि ग्रीन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम उनसे सहयोग लें, उनके प्रोडक्ट्स लें और यहाँ पे मास प्रोड्यूस करके उसको और देशों में एक्सपोर्ट इनकम के द्वारा बेचा जाए। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी इंडो पैसिफिक में, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके और इंडिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके, इसके लिए भारत की आवश्यकता G7 कंट्रीज पे। और क्योंकि G7 कंट्रीज, मैंने आपको बताया जैसे कि वो हाईली, उनका डेट टू GDP रेशियो जो है एशियन कंट्री से भी ज्यादा है इस समय जी। और मंदी का दौर है, क्योंकि उनकी जो अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो उनकी ग्रोथ मात्र 1.5-2% पे जाती है जी। और भारत जैसे देश की ग्रोथ जो है वो 6, 6.25, 6.5% पे जाती है। तो जाहिर तौर पर वो अपने बिजनेसेस को लेवरेज करना चाहेंगे कि मास प्रोडक्शन अगर होती है उनके साथ टाई अप करके, उनके पेटेंट के साथ, तो उनको भी कुछ पैसा मिलेगा और भारत का भी फायदा होगा जी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि फोकस जो है G7 सम्मेलन का, क्योंकि ट्रेड या फिर इकोनॉमिक टाइज रहेंगे, तो आतंकवाद का मुद्दा उठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या अवसर मिलेगा, या फिर प्रधानमंत्री इस मौके का फायदा उठाएंगे, जो कि सांसदों का डेलीगेशन इतने देशों भ्रमण करके गया और इतना अच्छा खासा अब इसके जो है बजट को लेकर भी विवाद चल रहा है। एक मेरा सवाल है जो जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है कि इस मंच को लेकर आशंकित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत की सरकार, इसीलिए डेलीगेशन को भेजे जाने का जो है खर्चा पहले ही कर लिया गया, बल्कि अब इस मंच के जरिए सबसे प्रभावशाली तरीके से आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश को आगे बढ़ाया जा सकता था जी। देखिए, मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से तो बिल्कुल मुतमईन है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आप देखें तो उनका डेट टू GDP रेशियो 125% है जी। नियरिंग 2022 के फ्लड्स के बाद उनकी इकोनॉमी जो है अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाई। अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखें, 40 से 42 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हर साल पाकिस्तान को मिलता है, यानी कि पाकिस्तान में जरूरत का सामान भी बाहर से आता है जी। और 121 बिलियन डॉलर की उनकी आज की डेट में डेट खड़ी है। IMF से जो उनको 1.2 बिलियन डॉलर का लोन मिला, या ADB बैंक से उनको 800 मिलियन डॉलर का लोन मिला, या वर्ल्ड बैंक उनको क्लीन क्रेडिट दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है कि उनकी इकोनॉमी चलेगी नहीं अगर वो पैसा नहीं बोरो करे। वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी नहीं। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पहलगांव का हुआ, जिसमें भारत ने प्रक्रिया जो है वो ज्यादा फार ओवर रीचिंग प्रक्रिया कर दी जी। उनको जरूरत नहीं थी। पहलगांव में डोजियर बना के UNSC में इनको प्रतिबंधित किया जा सकता था, इनको शर्मसार किया जा सकता था, इनको और तरीके से, जैसे 26/11 में हमने डोजियर बना के, आपने देखा किस तरीके से बहुत सारे लोगों को सजाएं मिली, और अमेरिका से एक फ्यूजिटिव को हम पकड़ के भी लाए, तहव्वुर राना को। तो इस तरीके के स्लो प्रोसेस तो होता है ये, बट ये राइटफुल प्रोसेस है। अब आपने क्या किया, आपने अपने 74 विमान जो है, फाइटर जेट्स जो है एक्सपोज कर दिया, अपना अवैक सिस्टम अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, और चाइना पाकिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था जी। क्योंकि पाकिस्तान को वित्त पोषित करना, पाकिस्तान को एडवांस वेपन्स देना, पाकिस्तान को रडार सिस्टम देना, ये सब चाइना ने किया, क्योंकि चाइना एक अपनी मार्केट खड़ी कर रहा था कि हमारे पास जो J-10C या JF-17 विमान है वो वर्ल्ड क्लास हैं जी। हम F-22 रैप्टर को भी जो है चैलेंज कर सकते हैं, Su-57 जो रशिया का फाइटर प्लेन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने अपने हेगमनी बनाई, और आपने इसका देखा रिजल्ट कि जब राफेल विमान के गिरने की सूचना आती है, हालांकि उसकी आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं है, तो राफेल का शेयर जो है वो गिर जाता है, और चेंगडू कंपनी जिसके J-10 और J-15 और PL-15 मिसाइल बनाती है, उस कंपनी का शेयर 40% बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भारत
क्या इंटरेस्ट ये है कि वो चाइना की हेगमनी को चैलेंज कर रहा है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पीओके से निकलता है उसको चैलेंज कर रहा है जी। वो चाइना के बढ़ते प्रभाव को बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, जिसमें उसने अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लैटिन अमेरिका में कई देशों को, अर्जेंटीना, कोलंबिया को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के जो चंगुल में थे उनको लोन से हटाया है, कमोडिटी बेस्ड बिजनेस किया है, एग्री एक्सचेंज खोला है, ब्रिक्स में एक सशक्त भूमिका में आया है। तो भारत को ये कहने पे मजबूर होना पड़ा, जो आप आज का बयान देख रहे हैं, कि भारत डी डॉलराइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका के नजदीक खड़े होने के लिए भारत से ये मजबूरन कहलवाया जा रहा है जी कि आप कहिए कि आप डी डॉलराइजेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि डी डॉलराइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान किसको? अमेरिका को नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। G7 सम्मेलन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुद्दे पर ज़्यादा भाषण देते हुए या फिर संदेश देते हुए, एड्रेस करते हुए दिखेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और सवाल कई बने हुए हैं कि ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के सीज़ फायर की ट्रंप की कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं, और रूस को लेकर तमाम जो यूरोपीय देश हैं और G7 कंट्रीज़ भी हमने देखा है कि भारत को घेरने की कोशिश करती रही हैं, तो ऐसे में क्या ये भी एक फिर से एक नया मुद्दा निकल कर सामने आएगा? भारत की चुनौतियों में एक और जो है इजाफा हो जाएगा? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आज का सवाल यही कि क्या भारत और कनाडा के संबंध सुधर जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से लेकर 17 जून तक कनाडा में G7 सम्मेलन का हिस्सा होंगे, और क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशों को, वो भारत सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे वैश्विक मंच से, जो कि दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक सामूहिक मंच है। और कई बड़े देश यहाँ पर, उनको पहले ही इन्विटेशन दे दी गई थी, लेकिन सबसे आखिरी में भारत का नंबर आया। तो क्यों आया, और क्या कार्नी किसी दबाव के सामने झुक गए, या फिर ये उनका खुद का फैसला था? कनाडा की चुनौतियों को देखते हुए हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, आत्मजीत सिंह। आत्मजीत सर, जब भारत और पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष इस वक्त हम देख रहे हैं, तनाव में कोई कमी नहीं है, भारत सरकार की कोशिशों में कोई कमी नहीं दिख रही है, और अभी 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहीं ना कहीं राष्ट्र सुरक्षा को लेकर जो तस्वीर जनता के सामने रखने की कोशिश की है, तो साफ है कि वो पाकिस्तान को इतनी आसानी से अभी जो है दूसरे पन्ने पर डालने की कोशिश में नहीं दिख रही है। ऐसे में G7 सम्मेलन के दौरान क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, इन दोनों ही देशों से भारत हथियार खरीदता है, क्या फिर से ये कोशिश की जाएगी, भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी कि वो रूस से हथियार खरीदना जो है वो कम कर दे या बंद कर दे? क्योंकि जो यूएस के कॉमर्स मिनिस्टर हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने कहा है कि दो चीज़ें भारत की जो है वो सही नहीं बैठती हैं अमेरिका के साथ दोस्ती में, एक तो ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन करना, और दूसरा रूस से हथियार खरीदना। जी देखिए, हम लोग, भारत जो यूनिलैटरल अपनी विदेश नीति पे चलता था, जिसमें रशिया के साथ उसके रिलेशंस जो हैं 4 दशक से, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, स्टील रोलिंग मिल्स लगानी हो, टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, हैवी मशीनरी इंपोर्ट करनी हो, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है जी। और भारत को हमेशा अमेरिका से दिक्कत आती रही है। अमेरिका ने कभी भी भारत की मदद मिलिट्री इक्विपमेंट से लेकर कोई और चीजें भी चाहिए हो तो भारत को हमेशा उसने डिले किया है। आपने देखा G404 टेक्नोलॉजी भी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रॉब्लम है। G404 इंजन्स का जो 2024 में 99 इंजन आने थे, वो इंजन नहीं आए, जिसकी वजह से तेजस का जो है प्रोजेक्ट रुक गया। फिर हमने कहा कि हम कावेरी इंजन अपने बनाएंगे तेजस 2 के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं, थ्रस्ट होती है, प्रोपेलेंट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम तकनीकी क्षेत्र में इतनी विकास नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा R&D पे एक्सपेंस जो है वो 0.5% है। जबकि चाइना जैसे कंट्री जो अब मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी भारत अपना अमेरिका को और फ्रांस को चुनौती दे रहे हैं, वो अपने बजट का 2.5% R&D पे खर्च करते हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, तो 17 ट्रिलियन का 2.5% कितना पैसा होता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि भारत R&D में पैसा नहीं खर्च करता है और बाहर की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, इस वजह से भी भारत को बाहर के देशों में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत करने की जरूरत रशिया यूक्रेन वॉर के चलते और बढ़ गई, क्योंकि रशिया तो सिर्फ क्रूड सप्लाई करता है। हमारा $800 बिलियन का जो बिजनेस है उसमें $60 बिलियन का तो मात्र क्रूड आता है।
और रशिया क्योंकि यूक्रेन से लड़ रहा है तो आर्म्स एम्युनिशंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रशिया पोजीशन में नहीं, क्योंकि वो 2022 से लॉकडाउन पहले 1.5 साल निकल गया, उसके बाद से वो यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसके चलते रशिया की डिपेंडेंस चाइना पर भी है, क्योंकि म्यूनिशंस उनको चाहिए या उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए या उनको मिसाइल्स चाहिए, तो ये उनको चाइना सप्लाई कर रहा है। चाइना के रशिया के साथ ब्रिक्स में आ जाने से, एग्रीकल्चरल एक्सचेंज बनाने से, कॉमन करेंसी बनाने से कहीं ना कहीं अमेरिका को खतरा पैदा हो गया। अगर डी-डॉलराइजेशन हो गई, और चूंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और उसमें अब नए मेंबर्स भी जोड़ लीजिए जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अगर इन सबको हम कंबाइन करते हैं तो ये टोटल 36% ग्लोबल जीडीपी का रिप्रेजेंट करता है। जी। और अगर पॉपुलेशन का आंकड़ा लें तो 2024 के अगर आंकड़ों की बात करें तो 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स में आ जाती है। तो ब्रिक्स एक तरीके से एक बड़ा खरीदार है, और खरीदार की तो हमेशा आज की डेट में जब मंदी का मौसम होता है तो ये कहा जा सकता है कि खरीदार की जो औकात है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो डिमांड करेगा तभी आप माल बेच पाएंगे, नहीं तो आप माल नहीं बेच पाएंगे। तो फोकस एरिया जो ग्लोबल साउथ का है वो चैलेंज है कि वेस्टर्न डोमिनेशन वाली जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जिसमें आपने जिक्र किया IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, ये डेट ड्रिवन बिजनेसेस करते हैं। डेट ड्रिवन बिजनेसेस मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है। अभी आपने देखा पाकिस्तान को क्लियर क्रेडिट मिला 1.2 बिलियन का IMF से, टोटल 2.1 बिलियन का डॉलर का। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, ADB ने लोन दिया, तो किस लिए दिया? उन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए दिया, क्लाइमेट चेंज के लिए दिया, एजुकेशन के लिए दिया, हेल्थ के लिए दिया। पर क्या आपको लगता है जो ये लोन्स IMF, वर्ल्ड बैंक देता है, ये पैसा वहीं यूज होता है जिसके लिए पैसा दिया जाता है? इसकी सही से मॉनिटरिंग हो पाती है? ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये पैसे का इस्तेमाल आर्म्स, एम्युनिशंस, जहाज खरीदने में होता है। और चाइना के पास एक पूरा बाजार है जिसमें सुई से लेके हाथी तक सब कुछ अवेलेबल है उनके पास। तो IMF, वर्ल्ड बैंक ने देश और दुनिया की डेट तो बढ़ा दी। मतलब आज अगर आप कोई भी G7 के अलावा, G20 के अलावा बाकी कंट्रीज को लेंगे, 135 कंट्रीज को लेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि 60% जो है GDP का डेट सर्विसिंग में चला जाता है। वो डेट किसकी है? वो डेट वर्ल्ड बैंक की है, वो डेट IMF की है। तो चाइना ने एक फॉर्मूला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम कमोडिटी बेस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड आपको डेवलपमेंट बैंक से अपने लोन देंगे। हम आपका रोड, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हम आपके ब्रिजेस बनाएंगे। अफ्रीका में उन्होंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अपने BRI के तहत उन्होंने इजिप्ट की नई कैपिटल बना दी कायरो के बाहर। उन्होंने आपके और अफ्रीकन कंट्रीज में, छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज को इतना सक्षम बना दिया कि आज वो लाल आंख दिखा रहे हैं अमेरिका को और फ्रांस को कि हम आपको यहाँ से सोना नहीं लेने देंगे, हमारी जो खनिज संपदा है या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अब भारत के लिए जरूरी ये हो जाता है कि या तो वो चाइना के साथ और रशिया के साथ मिलकर अपना ट्रॉयका कहते हैं कि 3 पहियों का रथ, या तो हम उस ट्रॉयका को बनाकर उसके अकॉर्डिंगली रशिया और चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करके ग्लोबल साउथ के लीडर बने। पर भारत ने दूसरा रास्ता चुना जो कि मुश्किल रास्ता है। उसमें उसने इजराइल का साथ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स किए, जिसमें उन्होंने वेपन्स बनाने शुरू किए, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बनानी शुरू की। उनका यह है कि हम अगर मिलिट्रली अपने आप को सक्षम कर लेंगे तो फिर चाइना, पाकिस्तान हमारे आगे खड़े नहीं हो सकते। और चाइना उधर से अरुणाचल, डेप्सांग, गलवान, मतलब उसने 2-वे फाइट खोल दी आपके खिलाफ। पहले आपकी प्रॉब्लम कश्मीर थी, अब आपकी प्रॉब्लम लेह, लद्दाख, डेप्सांग, पैंगोंग और गलवान वैली से लेके नीचे अरुणाचल, और उससे नीचे चले जाएं तो बांग्लादेश को भी उन्होंने अब अपनी तरफ करके आपका सिलीगुड़ी वाला जो चिकन नेक है उसको खोल दिया है। उसके पास एक वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना मोनरी हाट में, बांग्लादेश में एक वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना पैड था जिसको स्ट्रिप कहा जाता है, एयर स्ट्रिप, उस पर फुल ब्लोन एयरपोर्ट बना दिया। तो इस तरीके के काम जब चाइना कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो भारत की मजबूरी बन जाती है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से चाइना को कंटेन करना शुरू करे। और चाइना प्लस वन पॉलिसी में अमेरिका शुरू से ही चाह रहा है। क्वाड 4 में जापान, अमेरिका के साथ भारत
क्वाड 4 में है। किस लिए क्वाड 4 बनाया गया था? चाइना को रोकने के लिए। जी जी। चाइना एक वर्ल्ड सुपर पावर बन चुका है और वो अब अमेरिका को लाल आंख दिखा रहा है। वो कह रहा है कि हम आपको डी-डॉलराइज कर देंगे, हम अपनी करेंसी एक्सचेंज खोल देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्रूड का 60% से 65% तेल जो है वो भी ब्रिक्स कंट्रीज में अब है। तो जो आपकी ओपेक कंट्रीज की जो हेगमनी है उसको भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज तो डॉलर में पैसा लेते हैं, क्रूड देते हैं। जी, और जी। ईरान के साथ हम लोग ग्रेन एक्सचेंज में क्रूड लेते थे। रशिया से हम $50 $60 में लॉकडाउन के समय से के बाद से जब वॉर शुरू हुई है 2022 में, रशिया में $60 कैप पे तेल दे रहा था। वो अलग बात है कि उसमें हम $18 फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस किसी शिपिंग कंपनी को दे रहे थे, जिसका कॉस्ट सिर्फ $9 होना चाहिए। तो $9 हमसे जो है वो स्कैम भी किया जा रहा था, हमसे चोरी भी किया जा रहा था। पर अब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स पे की बात जो है चाइना कर रहा है, इससे अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें स्विफ्ट के थ्रू ही आप पेमेंट्स कर सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स खोल सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ब्रिक्स पे ने स्विफ्ट को चैलेंज किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक कमोडिटीज रिलेटेड, एक्सचेंज रिलेटेड फाइनेंसिंग पे डिपेंडेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फाइनेंसिंग पे पैसा दे रहा है। तो आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के क्लियर लोन्स को, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स होते हैं ना, वो बहुत सारी केवियाट्स के साथ आते हैं। जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात को खत्म करता हूं। रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यू डोंट हैव एनी कार्ड्स ऑन द टेबल, मतलब कि आपके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं। आप $360 बिलियन की हमें जो है रेयर अर्थ मिनरल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, हम वॉर रुकवा देंगे। मतलब आप उसके कान भी मरोड़ रहे हैं, उसके हाथ भी बांध रहे हैं, उसके पैर भी बांध रहे हैं, और उससे चाह रहे हैं कि जो लोग वहां मर रहे हैं, जो वहां पे विनाश हो रहा है, तो उसको आप नजरअंदाज करके आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल, चाइना को चैलेंज बिल्कुल। वो रेयर अर्थ मिनरल डील तो हो गई दोनों देशों में, यूक्रेन और यूएस में, लेकिन वॉर नहीं रुकवाई डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने कहा था कि एक दिन में वो वॉर रुकवा देंगे। लेकिन अब आज की परिस्थिति ये है कि अमेरिका का लॉस एंजलिस जो है वो हिंसा का शिकार हो रहा है, और वहाँ पर जो हालात हैं वो प्रदर्शनकारियों ने जो है हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनकी बातों पर कितना भरोसा हो, कुछ पॉलिटिक्स इस तरह से निकल कर आती है कि कहने और करने में काफ़ी लंबा गैप यहाँ पर देखने को मिलता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन सवाल है कि जब बात ऑटोक्रेटिक पावर्स और डेमोक्रेटिक पावर्स की आती है, तो भारत ने अगर वेस्ट वर्ल्ड का सहारा लेना बेटर समझा, अनुचित समझा, तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, इस लिहाज से भारत के जो चुनाव है, जो विकल्प है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो भारत और कनाडा के संबंध सुधरेंगे, इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं भारत की तरफ से भी और कनाडा की सरकार की तरफ से भी, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स को लेकर भी मार्क कार्नी ने स्टेटमेंट दिया है कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है और कुछ मुद्दों पर भारत ने भी जो उसकी लिस्ट है वो कनाडा सरकार को सौंपने की बात कही है। वो जो वांटेड है भारत में, क्या उनको हैंड ओवर करने पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है? हमारे साथ आत्मजीत सिंह लगातार जुड़े हुए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है। आत्मजीत सर, पहले कि मैं बायलैटरल्स पर आऊँ, क्योंकि G7 का जो मंच है इसके ज़रिए तमाम देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स भी होने का हमने देखा है कि चलन रहा है, लेकिन मैं वो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, जो दो तरह की ताकतें हैं दुनिया में इस वक्त, अगर आप ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन और आर्थिक ताकत की बात कर रहे हैं, और G7 की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि वेस्ट वर्ल्ड की ये पूरी कोशिश है भारत को इस तरीके से अपने खेमे में बुलाया जाए कि ये डेमोक्रेटिक जो है पावर से, ना कि ऑटोक्रेटिक, और ये ज़्यादा जवाबदेह मानी जाती हैं? जी, इनफैक्ट देखिए, जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका भी अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बोलता है। पर हमारे अब नए समावेश अगर आप देखें 2025 के बाद या 2021 के बाद, जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद से बहुत सारे देशों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, दिक्कत आई। आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन चीज़ों को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी। और डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट होते हैं 2025 में, तो वो पेरिस क्लाइमेट चेंज को सिरे से खारिज कर देते हैं। जो विदेशी संस्था हैं, जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशंस का पेरिस का क्लाइमेट चेंज का कंट्रोल का जो उनका
प्रावधान था उसको खत्म कर दिया, सस्टेनेबल गोल्स 2030 के थे उसको एक्सटेंड करके 2035 में ले जाया गया, उनको खत्म कर दिया। तो बहुत सारी चीजें थी जो अब कमोडिटीज को लेकर, ट्रेड को लेकर, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेकर एक तरीके से होड़ लग गई। क्योंकि आपने देखा 2020 के बाद से चाइना ने ग्लोबल कमोडिटीज में बहुत सारी होर्डिंग की है। जो जरूरत का सामान, मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम्स हैं, अगर आप उनके प्राइसेस देखें तो 4 गुना प्राइसेस हो गए। जो आपको चीज 500-700 रुपए की मिलती थी, आज वो 3000-4000 रुपए रेट हो गया है। तो ऐसे क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही जी। तो इस वजह से भी डिफरेंट ग्रुपिंग्स होती हैं, जिसमें G7 जो है कार्यरत हो जाता है, G20 कार्यरत हो जाता है। ब्रिक्स आने से G20 और G7 को एक तरीके से चैलेंज मिल जाता है जी जी। कि आपके पास जिस तरीके की इंस्टीट्यूशंस हैं, वही इंस्टीट्यूशंस को अपने यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 43% ऑफ ग्लोबल जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ब्रिक्स कंट्रीज कर रहे हैं जी। उनकी परचेजिंग पावर भी 40% है। तो ग्लोबल साउथ जब एक खड़ा हो जाता है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग अगर चाइना को देखें तो चाइना से ज्यादा प्रोग्रेस पिछले 15-20 सालों में किसी ने नहीं की है। चाहे वो ईवी बैटरीज को ले लीजिए, लिथियम आयन बैटरीज को ले लीजिए, रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग को ले लीजिए। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस उन्होंने G7 और G20 कंट्रीज को दिए जी। और अमेरिका रशियन यूक्रेन वॉर से पहले इराक में भी वॉर में रहा, यमन सीरिया में भी वॉर में रहा। इजराइल ने कहीं ना कहीं उनको बैंकरप्ट कर दिया, उनकी डेमोक्रेसी पे एक काला धब्बा लगा दिया। और आज भी वो ये सोच के बैठा है कि यमन खत्म करके, सीरिया खत्म करके, लेबनान खत्म करके अब आखिरी टारगेट उसका ईरान है। और भारत ने अपनी विदेश नीति में कई दोस्तों को खोया है। ईरान में चाबार पोर्ट बनाने के लिए हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, हेवी ड्यूटी क्रेन्स भी लगा दी, उसके बाद वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। आपका जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था जी, वो भी खटाई में पड़ गया। आप स्विस कनाल के पैरेलल एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के उसमें थे, जो आपको रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता था, तो उसको भी, वो प्रोजेक्ट भी शेल्फ कर दिया गया, इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को आगे करके मिडिल ईस्ट में अपना अरब वर्ल्ड में इंटरेस्ट बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत को कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस जो हैं वो महंगे पड़ गए। और चाइना की डोमिनेंस, जो ब्रिक्स की अगर हम जीडीपी लें 70% डोमिनेंस जो है वो चाइना की है, वो कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट को ओवरशैडो करता है जी। और राइट विंग गवर्नमेंट जब मनमोहन सिंह की जब सरकार जाती है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं, तो पिछले 11 सालों में उनकी उपलब्धियां यही रही हैं कि उन्होंने देश को धर्म, जाति और समुदाय में बांट दिया। और हम लोग आज की डेट में ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात नहीं करते, एजुकेशन पैरामीटर्स पे बात नहीं करते, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बात नहीं करते, प्रेस फ्रीडम पे बात नहीं करते जी। और जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने लगते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे दी नहीं जाती, स्टैटिस्टिकल आंकड़े हम लोगों को मिलते नहीं है, पारदर्शिता नहीं है जी। उसके चलते आज की डेट में लोग ये भी सवाल करने लग गए हैं कि अमेरिका और भारत में डेमोक्रेसी बची कितनी है। क्या ये एक वैसा ही फील्ड सिस्टम तो नहीं है जैसे कम्युनिज्म था, कि एक समय पे सब लोग चाहते थे कि कम्युनिज्म हो और एक समय पे सब चाहते थे कि हम इससे दूर हट जाएं जी। यूएसएसआर जब बिखरा है उसके बाद लोगों का कम्युनिज्म से जो है विश्वास उठ गया। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि हम अब डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक वैल्यूज और डेमोक्रेसी से भी लोगों का जो विश्वास है धीरे धीरे उठता जा रहा है। बिल्कुल। और ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर जी बनने की उसमें है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने के बाद हर आदमी सक्षम है रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को डिसाइफर करने के लिए या रियल टाइम में इंफॉर्मेशन पाने के लिए जी। बिल्कुल। तो जब हर एक आदमी के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है तो आप किसको बेवकूफ बनाएंगे या किस तरीके से अपना नरेशन चलाएंगे, बात ही आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि जब मार्क कार्नी कहते हैं कि एआई की बात हो या फिर मिनरल्स की बात हो तो इम्पॉर्टेंट नेशंस के साथ बातचीत करना बहुत अहम हो जाता है और कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की भारत को इसलिए इनवाइट किया गया। लेकिन मैं इन सभी पैमानों पर आपसे जानूं, लेकिन मेरा सवाल बायलैटरल्स को लेकर है। जब मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे तो ज़्यादा फोकस आपको लग रहा है कि ट्रेड को लेकर रहेगा या फिर जो सुरक्षा और जो सिक्योरिटी लॉ रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा और पारदर्शिता क्या बढ़ती जाएगी, सबसे बड़ी बात है। देखिए,
G7 भारत को क्या ऑफर कर सकता है, हम इस पर पहले बात करते हैं और उसकी वजह और उससे आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी। G7 भारत को ऑफर करता है हाई एंड टेक्नोलॉजी, G7 भारत को ऑफर करता है स्टेबल मार्केट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जी। और वेस्टर्न पॉलिसीज जो कि उनकी अपनी वैल्यूज और पॉलिसीज हैं उससे आपको राइट अलाइन करता है। जी। अब भारत की इकोनॉमी जो है वो प्रोजेक्टेड है कि 6.2% से ग्रो करेगी 2025 में। तो जो डुअल एंगेजमेंट है भारत की G7 कंट्रीज के साथ, वो उस लिमिटेशंस को मिटिगेट कर सकती है और माइक कर्नी इस बात को समझते हैं। माइक कर्नी एक तरफ चाइना को अपना 4 मिलियन बैरल क्रूड भी सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अंटार्कटिका में रशिया और चाइना ने अपनी आइस कटर मशीन्स लगा दी, उन्होंने कहा हम ऑल्टरनेट रूट खोल देते हैं अंटार्कटिका से जी। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम पैसिफिक से आए। तो चाइना के साथ कनाडा ने अपना ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। आपने देखा BYD की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो मैक्सिको में लगने जा रही है। साउथ अफ्रीका तक को उन्होंने अपनी BYD फैक्ट्री और EV बैटरीज के लिए जो उनकी सबसे बड़ी कंपनी है उसने भी कह दिया है कि हम CTPL की फैक्ट्री वहां भी लगा देंगे। तो चाइना जिस तरीके से अपने प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेसेस को अपने रिलेशनशिप में फोर्स कर रहा है, बायलैटरल रिलेशंस, चाहे वो साउथ अफ्रीका के साथ बना रहा है, कनाडा के साथ बना रहा है, मैक्सिको को सपोर्ट कर रहा है, साउथ अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, तो भारत के लिए भी एक वैश्विक बाजार बड़ा है जिसको वो इनकैशमेंट कर सकते हैं जी। मान लीजिए आज हम अमेरिका को 10% टैरिफ पे अलाउ करते हैं उनके आइटम्स इंपोर्ट करना, जिसमें आप उनके एग्रीकल्चरल गुड्स भी आप ले लेते हैं, तो फिर क्या बुराई है ब्रिटेन और कनाडा के साथ भी आप अपना FTA कर लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें जी। क्योंकि आप तो अब ड्यूटीज कम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो 5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी साल ऑलरेडी अरेंज कर चुका है। आपने RBI की नई पॉलिसी देखी, उसमें 0.5% शक्तिकांत दास तो नहीं कर रहे थे, जो नए RBI गवर्नर आए हैं उन्होंने 0.5% CRR गिरा दिया है, जिसका मतलब है कि 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आपने बैंकों को और दे दी है जी, ताकि प्रोडक्शन यूनिट्स लग सके और लोन्स मिल सके लोगों को। और 2.69 लाख करोड़ का रुपीस का आपने RBI का जो एक्सेस फंड्स हैं, जो उनके पास रिजर्व्स होते हैं, वो भी आपने ले लिए पब्लिक स्पेंडिंग के लिए जी। तो ये 5-5.5 लाख करोड़ रुपया जब आपने जनरेट कर लिया इस साल, तो जाहिर तौर पर आप वैश्विक बाजारों से टेक्नोलॉजिकल टाइप करके ग्रीन एनर्जी AI के क्षेत्र में ब्लैक रॉक के साथ आप ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स पार्क बना ही रहे हैं। उन लॉजिस्टिक्स पार्क का तभी फायदा होगा जब वो AI के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल होगा जी, या जब कोई आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसको आप बेच सकेंगे। तो आई थिंक भारत का फोकस अब टेक्नोलॉजी की तरफ है और उस टेक्नोलॉजी के टाइप्स करने के लिए अब भारत को G7 G10 की जरूरत है और China +1 पॉलिसी की तरफ ही भारत देख रहा है जी। और ये गेम जो है वो एडवांस कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज खेल रहे हैं चाइना को कंट्रोल करने के लिए। अब भारत के पास 2 ऑप्शन थे। मुझे अब लगता नहीं कि भारत जो है, अगर रशिया भी, अच्छा रशिया इस पोजीशन में नहीं है कि भारत को मिलिट्री सप्लाईज दे सके जी जी, क्योंकि वो भी यूरोपियन सैंक्शंस के चलते काफी बदतर हालत में है इस समय। बिल्कुल। तो रशिया को सपोर्ट जो है वो भी चाइना से मिल रहा है। तो रशिया चाइना अगर एक हो गए हैं और टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को वो अपना क्या नाम है एक्सटेंशन बनाकर सहयोगी बना चुका है, स्टेट बना सहयोगी बनाकर अपना काम कर रहे हैं, तो भारत की मजबूरी बन जाती है कि वो व्यापार लाने के लिए, फॉरेन फंडिंग लाने के लिए, FDI लाने के लिए, भारत में नौकरियां और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने के लिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि वो G7 G20 कंट्रीज के साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल। और इन देशों से जो सदस्य देश हैं उनके साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको पीछे जो भी कुछ हुआ है उस पर जो है फिलहाल के लिए उसे कवर अप करके आगे बढ़ने में जो है अपनी भलाई, दोनों ही देश, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो जर्मनी हो, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जो जापान हो और फ्रांस हो, सबको कहीं ना कहीं भारत के ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि सेंटर है जैसा कि महाकानी ने कहा है, इसकी ज़रूरत है। और चीन के ख़तरे से बचने के लिए भी, खुद को बचाए रखने के लिए भी भारत की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आत्मजीत सिंह, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, आपका आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, आप अपने विचार हमें लिखकर भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पे आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। हमें लिखकर भेजें कि क्या आप वाकई सोचते हैं कि भारत और कनाडा के अगर संबंध सुधर जाएंगे तो क्या इसमें पूरी दुनिया का भी हित जुड़ा हुआ है, कनाडा का हित है और भारत का भी हित है, और सीधे सीधे अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन है उसको डील करने में भी दोनों देशों को जो है कहीं ना कहीं
कहीं एक सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।